एक तरफ भाजपा सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सत्ता में वापसी का मौका बनता नजर आ रहा है। लेकिन ठीक ऐसे समय में कांग्रेस के भीतर की खींचतान, नेताओं की आपसी लड़ाई और व्यक्तिगत राजनीति पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरती दिखाई दे रही है। आखिर कांग्रेस में ऐसे कौन नेता हैं जो अपने राजनीतिक हितों के लिए पार्टी के सामूहिक हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या प्रदेश के कुछ बड़े नेता ही कांग्रेस की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुके हैं? और क्या कांग्रेस हाईकमान आज भी प्रदेश के नेताओं के दबाव में फैसले लेने को मजबूर है? इसके अलावा धामी सरकार द्वारा बांटे जा रहे दायित्वों की रेवड़ियां पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर कर्ज में डूबे राज्य में नेताओं को राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं देना कितना जायज है? और आखिर में बात उस विवाद की जिसने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड में अक्सर राजनीति की समझ रखने वाले लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा खुद नहीं जीतती बल्कि कांग्रेस खुद उनको जिताने का काम करती है। एक बार फिर यह कहावत सच होती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर वो कौन लोग हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति के चलते पार्टी को क्षति पहुंचा रहे हैं। सवाल फिर से उठने लगे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस मठाधीश कांग्रेस के ही कदम पीछे खींच भाजपा को फायदा पहुंचाने में अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं, बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के। आखिर क्यों ऐसा होने लगा है कि एक बार फिर से कि दिल्ली में बैठा आलाकमान इन चंद मठाधीशों के दबाव में इतना झुक गया है कि कमर सीधी हो ही नहीं पा रही? संभवतः इसी कमजोरी का नतीजा है कि कांग्रेस के गुटबाज नेता अपनी हर जायज नाजायज बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर चाहे उससे पार्टी को कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी है, जहां तमाम विरोधाभास के बावजूद भी भाजपा आलाकमान के दिए आदेश का पालन भाजपाई नेताओं को करना ही पड़ता है, भले बुझे मन से ही सही। और यही फर्क भाजपा को कांग्रेस से बेहतर बनाता है। कांग्रेस के अंदर कुछ बड़े नेताओं में उपजी यही अनुशासनहीनता भाजपा को इस बार भी फायदा पहुंचाती प्रतीत होने लगी है, बावजूद इसके कि सत्ता में बैठी भाजपा प्रदेश में कई मुद्दों पर घिरी हुई है। भाजपा को इसी अनुशासनहीनता से कांग्रेस हमेशा फायदा पहुंचाती आई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई देने लगा है। अब सवाल ये कि क्या इतना सब जानने समझने के बाद भी दिल्ली कोई सख्त कदम ऐसे नेताओं पर उठाएगी? उत्तराखंड के चुनावी वर्ष के दौरान जो जानकारियां हमें कांग्रेस की गुटबाजी की अंदर खाने से मिल रही हैं, वो कांग्रेस के लिए सुखद संदेश तो कतई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर की खींचतान को दर्शा रही हैं। हाल ही में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड आई हुई थी, जिसमें 2 दिन का दौरा वो 1 दिन में ही खत्म करके कुछ बैठकों का हिस्सा बनकर चली गईं। सवाल उठे कि आखिर 2 दिन का दौरा 1 दिन में कैसे खत्म हो गया? हालांकि पार्टी की तरफ से बताया गया कि उनकी लोकसभा में कोई बड़ी दुर्घटना के चलते उनको वापस जाना पड़ा, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या फिर कुछ और भी कारण रहे? मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अंदर की खींचतान इसका सबसे बड़ा कारण रहा और इस खींचतान की मुख्य वजह बनी कांग्रेस में हो रही नई ज्वाइनिंग को लेकर, जहां माना जा रहा था कि कुछ मजबूत कद के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाना था। बाकायदा प्रभारी का कार्यक्रम तय होते समय उसमें इसको रखा गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उस कार्यक्रम को बदल दिया गया। सूत्र बताते हैं कि पहले दौरे के निर्धारित कार्यक्रम में ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन कुछ देर बाद दूसरा कार्यक्रम जारी हुआ जिसमें ज्वाइनिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन नाम थे जिनको लेकर पार्टी में इस तरह का मतभेद उभरा? जानकारी के अनुसार उनमें 3 प्रमुख नाम थे जिसको पार्टी की सदस्यता दिलाई जानी थी, जिनमें एक नेता हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से थे, लेकिन उनका बड़ा विरोध उनकी ही विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कर दिया, इसलिए उनकी सदस्यता पर पेच फंस गया। एक और बड़े भाजपाई नेता को भी इसी दौरान कांग्रेस में शामिल किया जाना था, जिनको लेकर विरोध भले न सही पर कार्यक्रम बदलने की वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। लेकिन असली विवाद हुआ एक बार फिर रामनगर से संजय नेगी को लेकर। जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और संभवतः प्रदेश प्रभारी भी चाहते थे कि संजय नेगी को ज्वाइनिंग कराई जाए। ऐसा नहीं होता तो पहले जारी किया गया कार्यक्रम ही सम्मिलित नहीं होता दौरे में, लेकिन कुछ नेता संजय नेगी के विरोध में खड़े हो गए।
रणजीत रावत तो वैसे भी नहीं चाहेंगे कि संजय नेगी दोबारा कांग्रेस में शामिल हों, क्योंकि इससे उनकी दावेदारी को खतरा है। लेकिन यहां सिर्फ रणजीत रावत नहीं, बल्कि कांग्रेस के एक दो और दिग्गज नेता भी संजय नेगी के विरोध में खड़े हो गए। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन विश्वसनीय कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यशपाल आर्य सहित प्रीतम सिंह ने भी नेगी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर विरोध जताया। इससे पूर्व दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान यही सब नेता संजय नेगी के पक्ष में बैटिंग करते नजर आए थे, जिस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 15 दिन के अवकाश की घोषणा की थी। तब से हालात आखिर क्यों और कैसे बदल गए? सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों ये सभी नेता दिल्ली में किसी बड़े कांग्रेस नेता से मिलकर अपना विरोध प्रकट करके आए हैं। बताया जा रहा है इनमें एक नेता तो कई दिनों से दिल्ली में सिर्फ संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री रोकने के लिए ही डटे हुए थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में एक हरिद्वार के कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि कुमाऊं के एक कोने पर बसे रामनगर से अगर संजय नेगी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भला हरिद्वार के कांग्रेसी नेता को इससे क्या नुकसान हो सकता है जो उनको इसका विरोध करना पड़ रहा है। जानकारों की माने तो कुछ कांग्रेसी नेता उमेश कुमार की भी कांग्रेस में एंट्री के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उमेश कुमार को लेकर जो नेता जोर लगा रहे हैं वो हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और चक्राता से अजय विधायक प्रीतम सिंह हो सकते हैं। ठीक इसके विपरीत ये जानकारी भी सामने आई है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार की कांग्रेस में ज्वाइनिंग के पक्षधर नहीं है। इसके अलावा उमेश कुमार के धुर विरोधी हरीश रावत तो पहले से ही वीटो पावर उमेश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल कर बैठे हैं। उनकी वजह जायज भी है, क्योंकि 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने के सबसे बड़े सूत्रधार खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ही रहे हैं, जिसकी पुष्टि वो कई बार खुद ही कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिन उमेश कुमार को उत्तराखंड कांग्रेस को ठिकाने लगाने का श्रेय जाता है, फिर उनकी कांग्रेस में एंट्री के लिए कांग्रेस के ही नेता इतने बेचैन क्यों हैं? गौरतलब है कि आज के हालात जो कांग्रेस में हैं उसके लिए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रोल से इनकार किया नहीं जा सकता। तो फिर क्या गारंटी है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद उमेश कुमार फिर से ऐसा कोई खेल नहीं खेलेंगे? खैर, इन सब सवालों के जवाब कांग्रेस आला कमान को खुद ही ढूंढने होंगे। लेकिन अहम सवाल वही कि आखिर संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री रोकने के लिए इतने बड़े कांग्रेसी नेता एकजुट क्यों हुए? संजय नेगी का विरोध करने वाले जिन प्रमुख नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक नेता यशपाल आर्य भी बताए जा रहे हैं, जो पूर्व में इस ज्वाइनिंग को लेकर अपनी रजामंदी दे चुके थे। इस विरोध की वजह से संभवतः संजय नेगी भी पशोपेश में होंगे, क्योंकि पूर्व में नेगी यशपाल आर्य से कई बार मिलकर उनके मौखिक समर्थन को ले चुके थे। अगर वाकई ये विरोध के स्वर यशपाल आर्य की तरफ से उठे हैं यकीनन, तो इसका जवाब मंडल राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। यशपाल आर्य को कुमाऊं की राजनीति में एक ताकतवर नेता के तौर पर पहचाना जाता रहा है। ठीक इसके उलट संजय भी मजबूत जमीनी पकड़ सिर्फ रामनगर ही नहीं बल्कि कुमाऊं के अधिकतर हिस्से में रखते हैं। यूथ की राजनीति से यहां तक पहुंचे नेगी सिर्फ रामनगर ही नहीं बल्कि कुमाऊं की कई महत्वपूर्ण सीटों पर पकड़ भी रखते हैं। जानकारों का मानना यह भी है कि संजय नेगी की अगर सिर्फ ज्वाइनिंग ही होती तो भी किसी बड़े नेता का विरोध देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ यह भी माना जा रहा है कि ज्वाइनिंग के साथ ही कांग्रेस उनको रामनगर से चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। जमीनी स्तर पर की गई जानकारी बताती है कि नेगी 2027 विधानसभा में अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। बस यही मुश्किल संभवतः बड़े नेताओं को खाए जा रही प्रतीत होती है। उनके आते ही कई बड़े नेताओं की ताकत कम होने के आसार नजर आने लगे हैं। इसी से यह सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं यशपाल आर्य, जो कि कई बार के मंत्री कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों में रहे हैं और आज की तारीख में भाजपा छोड़ फिर से कांग्रेस में आकर नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं, को नेगी की एंट्री से अपने रसूख और प्रभाव में कमी आने का डर हो सकता है, जिस कारण संजय का विरोध उनकी मजबूरी बनता प्रतीत होने लगा है। वजह पुराने मित्र रणजीत रावत की मदद करना भी हो सकती है, या फिर दोनों ही वजह संभव है। जानकारी के अनुसार तर्क यह भी दिया गया कि कांग्रेस को नए लोगों के लिए अपने पुराने नेताओं को किनारे नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही कि ये तर्क देने वाले नेता हैं कौन? क्या वही जो खुद दल बदल कर सत्ता का स्वाद चखते आए हैं? संजय नेगी यूथ कांग्रेस की राजनीति में आए, लेकिन कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद भी उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा।
वर्तमान में भी भाजपा से उनको लगातार पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेगी अभी भी कांग्रेस के अतिरिक्त किसी भी दल में जाने को तैयार नहीं। दरअसल रामनगर में संजय नेगी को भाजपा भी इग्नोर करना नहीं चाहती। ब्लॉक प्रमुख हो या फिर क्षेत्र पंचायत का चुनाव, नेगी ने जिस तरह से भाजपा जैसे संगठन को चित्त किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, वो उनकी कुशल राजनीतिक क्षमता को भी दर्शाता है। ऐसे में उनकी कांग्रेस में वापसी का मतलब सीधा है कि कांग्रेस न केवल रामनगर बल्कि उससे लगी 2 अन्य सीट पर मजबूत होती, लेकिन शायद कांग्रेस के बड़े नेता सीट जीतने की बजाय जुगाड़ की राजनीति में यकीन करते प्रतीत होने लगे हैं। यही वजह है कि भाजपा की जीत संगठन की ताकत से ज्यादा कांग्रेस की कमजोरी की वजह से होती आई है, और ये सिलसिला अगर ऐसे ही गुटबाजी कांग्रेस में हावी रही तो 27 में भी जारी रह सकता है। खैर, यह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली आलाकमान को निपटना है और प्रदेश स्तर पर गणेश घोडियाल को। फिलहाल हम कुछ और खबरों का रुख किए चलते हैं। चूंकि राजनीति की बात हो ही चली है तो एक बात और है जिसको लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं, और वो है उत्तराखंड की भाजपा सरकार में बट रहे दायित्व की रेवड़ियों के। एक समय था जब कांग्रेस की एनडी तिवारी की सरकार में ये सब देखने को मिला था, जिस पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी लाल बत्ती बांटने को लेकर एक शानदार गीत गाया था, जो इस प्रदेश में खूब सराहा गया, और वही गीत बना कांग्रेसी हार का कारण। अब धामी सरकार भी ठीक उसी नक्शे कदम पर चल रही है। दायित्व ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे प्रसाद। ये वो आसान तरीका होता है जिसके जरिए सरकार अपने चहेते लोगों को एडजस्ट करती है दर्जाधारी मंत्री बनाकर। मतलब उत्तराखंड में विभिन्न निगमों, आयोगों, परिषदों आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य पद देकर चहेतों को दायित्वधारी बनाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो राज्य मंत्री का दर्जा यानी स्टेट ऑफ मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। बीच में लगभग बंद हो चुके इस सिस्टम को पुनर्जीवित किया है भाजपा की धामी सरकार ने। बस इसी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने दायित्व बांटने की जरूरत क्यों पड़ने लगी? क्या बिना इसके विभागों में काम संभव नहीं? सरकार में बट रही इन रेवड़ियों को लेकर अब सोशल मीडिया में एक मुहिम सी चालू हो चुकी है आम जनता के बीच। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो प्रदेश पहले से ही कर्ज में डूबता जा रहा हो, जहां एक कर्ज का सिर्फ ब्याज देने भर के लिए दूसरा कर्ज लिया जा रहा हो, वहां सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह से उस सरकारी बजट खर्च करना कहां तक जायज है? एक तरफ सरकार कई भर्तियां इसलिए नहीं निकाल पाती क्योंकि उसके लिए पर्याप्त बजट नहीं है। कई विभागों में सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को इसी वजह से पक्का नहीं किया जाता और सारे काम ठेकेदारी या अन्य माध्यमों से करवाए जाते हों ताकि सरकार का पैसा बचाया जा सके। पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी जाती है ताकि बोझ ना बढ़े। फिर इन बढ़ती रेवड़ियों पर इतना खर्च क्यों? सिर्फ इसलिए कि अपने कार्यकर्ताओं, करीबियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कर्ज में डूबे इस प्रदेश में इन रेवड़ियों पर कितना खर्च होता है आम जनता के टैक्स का, तो आपके यकीनन होश उड़ जाएंगे। असल खेल इसका हम ही समझाए चलते हैं। इनके वेतन और सुविधाएं समय समय पर शासनादेशों के जरिए तय होती हैं। हाल के वर्षों में उपलब्ध सरकारी और सार्वजनिक जानकारी के अनुसार एक दायित्वधारी को लगभग 80,000 प्रति माह वेतन के रूप में मिलता है। इसके साथ ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाता है। यदि वाहन नहीं लिया जाता तो लगभग 40,000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाता है। सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है। यदि आवास उपलब्ध न हो तो लगभग 25,000 रुपए प्रति माह आवास भत्ता भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। पद के अनुरूप कार्यालय, सहायक स्टाफ, टेलीफोन आदि की सुविधाएं भी मिलती हैं। सरकारी कार्य से यात्रा करने पर वाहन एवं यात्रा व्यय की सुविधा मिलती है। कुछ मामलों में चिकित्सा और आतिथ्य संबंधी सुविधाएं पद के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं। अब बेरोजगारी के सालम में जोड़ते रहिए इन धनराशियों को और बोलते रहिए मेरा भारत महान। खैर, उत्तराखंड में दायित्वधारियों की नियुक्तियों को लेकर समय समय पर राजनीतिक और कानूनी विवाद होते रहे हैं, क्योंकि आलोचकों का तर्क रहता है कि इन पदों पर वेतन, वाहन, आवास और स्टाफ जैसी सुविधाओं का अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य पर पड़ता है। वहीं सरकारें इन्हें विभिन्न बोर्डों, निगमों और योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक बताती रही हैं। 2021 में भी बड़ी संख्या में दायित्वधारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया था। सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या ये फिजूल खर्चा नहीं है जो राज्य पर और बोझ बढ़ा रहा है?
खैर, राजनीति से इतर बोझ इस प्रदेश पर अराजकता को लेकर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहां कानून के रवैये को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कर्णप्रयाग में सिखों के तलवार लहराने चलाने और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद रुद्रप्रयाग के नगरासू में कुछ निहंग सिखों की तरफ से स्थानीय गुरुद्वारे को कब्जे में ले लिया गया। भले गलत कोई भी रहा हो विवाद को लेकर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से निहंग सिखों ने गुरुद्वारे पर कब्जा करके वहां के सेवेदारों को बंधक बनाकर कई दिन तक शासन प्रशासन की नाक में दम करके रख दिया, वो वाकई हैरान करने वाला रहा। प्रदेश की मित्र पुलिस को पथराव तक का सामना करना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने मामला शांत कराने में कामयाबी पाई और निहंग सिख बाइज्जत अपने घर के लिए लौट गए। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये पुलिस की कामयाबी थी या फिर एक बड़ी नाकामी। सवाल ये नहीं कि निहंग सही हैं या स्थानीय, सवाल असली ये है कि जिस तरह से गुरुद्वारे पर कब्जा कर खुलेआम हथियार लहराकर जिस तरह से किसी को बंधक बनाया गया, क्या वो कानूनन सही है? अगर ये सही नहीं तो फिर कानून को इस तरह ठेंगा दिखाने वाले लोगों को कानून की इस तरह धज्जियां उड़ाने की इजाजत दी किसने? जिस तरह से पुलिस ने इनको सुरक्षा व्यवस्था के बीच घर भेजा, बाकायदा ये लोग ऐसे हाथ उठाकर गए जैसे कोई बड़ी जंग जीती हो। ये उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जैसा है। इसी का नतीजा है कि बवाल शांत होने की बजाय और सुलगने लगा। भावनाएं आहत ना हो, आपसी भेदभाव उत्पन्न न हो, इसलिए उसके बाद की घटना को विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन प्रदेश की मित्र पुलिस ने इसका रिएक्शन जरूर देख लिया होगा। सबक कितना लिया होगा ये तो वही जाने, लेकिन एक बात सच है कि अगर गुरुद्वारे पर हथियारों के बल पर कब्जा करने वालों को कानूनन सजा मिलती तो हालात आज यूं न बिगड़ पाते। यकीनन इस झगड़े की वजह निहंग भी हो सकते हैं और स्थानीय भी, लेकिन इसके लिए कानूनन जांच का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। लेकिन किसी धार्मिक स्थल पर कब्जा करके बाइज्जत लौट जाना एक परिपाटी को पैदा करने जैसा है कि यहां कुछ भी करो पुलिस के हाथ बंधे ही रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सदैव गुणगान और विपक्ष के लिए झूठ परोसने वाला समर्पित फेसबुक पेज इसको युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक बताने में लगा है। उनकी माने तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बैठक ली, उसके कुछ देर बाद मामला सुलझ गया। अब अगर ऐसे ही मामला सुलझाना मास्टर स्ट्रोक था तो ये पहले ही क्यों नहीं मारा गया? इतनी देरी से इस मास्टर स्ट्रोक को मारने की तो क्या है? सच्चाई यही प्रतीत होती है कि जिस तरीके से मामले को शांत कराया गया वो सही तरीका है, या फिर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के कमजोर होने का कबूलनामा जो कानून तोड़ने वालों को बाइज्जत घर भेज देता है। इसी का नतीजा है जो आज बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां निहंगों के जत्थों ने हंगामा काटकर रख दिया और पुलिस बल लाचार नजर आया। ये सत्य है कि इस मामले को शांत करवाना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि सवाल दो प्रदेशों को आपसी सौहार्द को लेकर था। नहीं होता तो तनाव बढ़ सकता था, लेकिन जिन लोगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा किए रखा उनको कानूनी तौर तरीके से ही रिहा करने की जरूरत थी। यही वजह है कि ऐसा करने वालों की हिम्मत और बढ़ेगी। खैर, यहाँ ये भी साफ करने की जरूरत है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो उत्पात को पहला कदम मानने की भूल कर रहे हैं, लेकिन बहुतायत में ऐसे सिख संगठन भी हैं जो विनम्र होकर इस समस्या का समाधान करने को लेकर बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार की इस प्रकरण से फजीहत हो चली है। आज प्रदेश में हर जगह सरकार के सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक से नाराजगी ही देखी जा रही है, क्योंकि धामी सरकार जिसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है, दरअसल वो एक कमजोर सरकार का कमजोर फैसला साबित होता दिखाई दे रहा है। संभवतः ये कमजोरी आगामी चुनावों को देखते हुए भी ली गई हो, क्योंकि आने वाले कुछ समय में उत्तराखंड के साथ ही पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हैं। खैर, जो भी हो, आने वाले वक्त में अगर ऐसी ही परिपाटी विकसित हुई तो ये प्रदेश के लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।